नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। तो घटना चक्र के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में घटना चक्र में हम लगभग 3 चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे। इसमें से अब जो नया है चैप्टर, इसमें कवक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे हम प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न किया गया है, बेसिडियो कार्प फलन काय है? टाइजोपस का, कर का, एल्को का, एग्रिकस का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्रिकस का। एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा अ, हो रहा है। में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एग्रिकस मशरूम एक खाने योग्य कवक है। इसके फलन काय खाए जाते हैं। इन्हें बेसिडियो कार्प कहते हैं। मुख्य रूप से ये कवक के जनन से संबंधित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है ईथियम से, अस्टिलोगो द्वारा, पक्सीनिया द्वारा, एल्ब्यूगो द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्ब्यूगो द्वारा। नेशन देखते हैं, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। यह वास्तविक रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पैक्सीनिया ग्रैमिनिस द्वारा उत्पन्न होता है। वास्तविक रस्ट पक्सीनिया द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? एग्रिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो, पाइथियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्रिकस, मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक्सप्लेनेशन है कि एग्रिकस वंश अ, एग्रिकस वंश के कई कवक खाने योग्य होते हैं। इन्हें सामान्यतः मशरूम कहते हैं। एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस, एग्रिकस बायोस्पोरस इत्यादि मशरूम के सामान्य उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, पक्सीनिया से होता है जंग रोग, कंड रोग, लानी रोग में से कोई नहीं। तो जो दिया गया है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रस्ट डिजीज। थोड़ी सी हिंदी अगर समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि शुद्ध हिंदी जब लिखा होता है तो हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे पक्सीनिया काजेज, रस्ट डिजीज और डिजीज, वाइल्ड डिजीज, एंड ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रस्ट डिजीज। पक्सीनिया वंश के कवकों से वास्तविक जंग रस्ट रोग उत्पन्न होता है। ये उच्च पौधों पर परजीवी तथा रस्ट रोग उत्पन्न करने करके फसल को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? एग्रिकस, ईस्ट, म्यूकर, पिथियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी या ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन है, ईस्ट सैक्रोमाइसीज कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में होता है। यह कवक शर्करा का किण्वन करता है। इस क्रिया में यह इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण माध्यम में असंख्य छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, जिससे डबल रोटी बनती है। एथेनॉल का उपयोग शराब उपयोग में शराब बनाने में होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? सुडोमोनास, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसीज, यूकर।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैक्रोमाइसीज। एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज वही ईस्ट है। एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया ही गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो बियर मतलब शराब, अल्कोहल। तो राइजोपस एल्ब्यूगो न्यूरोस्पोरा ईस्ट ईस्ट सैक्रोमाइसीज। तो ईस्ट का प्रयोग जो होता है बियर बनाने में किया जाता है। सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहते हैं। ये प्रायः ऐसे माध्यम में उगती हैं जिसमें शर्करा अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इन्हें शर्करा फफूंद भी कहते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का व्यापक रूप से उपयोग बियर उत्पादन में किया जाता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें पर्णहरित क्लोरोफिल पूर्णतया अनुपस्थित होता है? कवक, शैवाल, सैक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कवक, कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। जो कवक होता है वो किसी न किसी जीव पर पैरासाइट होता है। ये परजीवी, ये मतलब परजीवी भी होते हैं और अमृतोपजीवी, हेट्रोट्रॉपिक इसमें न्यूट्रिशन होता है। शैवाल जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लाइकेन, लाइकेन जो होता है ये जीवाणु और कवक का सिम्बायोसिस को करते हैं, उसी को हम लाइकेन कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए सही है। कवक क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें इनका थैलस प्रायः शाखित तथा तंतुवत होता है। कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज अथवा दोनों से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, पाइथियम डिबेरियनम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। अगर जैसे कि आपको याद करने की ट्रिक नहीं पता है तो हम जैसे याद किए हुए थे, तो यहाँ पर कुछ आलू में जो बीमारियां होती हैं और फंजाई के द्वारा, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है, और वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकार्चियम एंडोबायोटिकम से होता है। तो हम याद किए थे अर्ली अल्टर वर्ल्ड सिनेमा, लेट में फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस है। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, आलू में वर्ट रोग सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कवक द्वारा होता है। हाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू का लेट ब्लाइट तथा अल्टरनेरिया सोलेनाई से अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोलिनी फार्म द्वारा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। तो अभी जस्ट ऊपर ही हम पढ़े हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सीनिया, एल्ब्यूगो। तो करेक्ट ऑप्शन है म्यूकर। यहाँ पे विषम जालिकता की खोज ब्लैकेस्ली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम म्यूकर मूशिडो नामक कवक में की थी। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी 2002
और पीजीटी बायोलॉजी 2010 में भी पूछा गया था। इसके अलावा और प्रश्न और परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें लिखा गया है कि कवकों में आनुवंशिक रूप से कवकों में आनुवंशिक रूप से भिन्न दो सूत्र पाए जाने को विषम जालिकता कहते हैं। इनके फ्यूजन दो भिन्न सूत्रों के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवक सदैव हैं कवक सदैव क्या होते हैं? विविधपोषी, स्वपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विविधपोषी, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। नेशन देखते हैं इसका। कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं, ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ठीक है? विविधपोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मृतोपजीवी, परजीवी इत्यादि। चूंकि मृतोपजीवी, परजीवी विविधपोषी के अंतर्गत आते हैं, अतः सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज, माल्टोज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेशन जो दिया गया है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा तेल होते हैं। मंड उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है? ग्लाइकोजन तथा तेल होते हैं किसमें? कवक में। और स्टार्च जो होता है वो हायर प्लांट में उच्च पौधे होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के बाद उसमें स्टोर फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? एक कवक और जड़ की सहजीविता, माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीविता, माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीविता। रिपीट क्या है? एक कवक और एक जड़ की अधिपादकता। ठीक है? इसका इंग्लिश वर्जन ज़रा देख लेते हैं, तो इंग्लिश वर्जन में शायद ऑप्शन सही हो। तो के बाद हम यहाँ पे कभी कभी होता है कि हिंदी में रिपीट कर दिया होता है, लेकिन चेंज हो जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे। सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट। रूट जो होगा हायर प्लांट की रूट, जैसे कि फाइकस, पाइनस, इन सब में देखते हैं। तो अगला है पैरासिटिज्मा माइक्रोप्लाज्मा एंड रूट, सिम्बायोसिस ऑफ माइक्रोप्लाज्मा। देखिए यहाँ पे अंतर आ गया है। इपिफाइटिज्म ऑफ फंगस एंड रूट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। जैसे फाइकस, ये फंग सिम्बायोसिस जो होता है, माइकोराइजा माइकोराइजा जो होता है, पाइनस का जो प्लांट होता है, पाइनस के प्लांट में क्या होता है? रूट हेयर एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे यही फंजाई पाया जाते हैं जो वाटर को एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइकोराइजा कवक तथा उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों के बीच सजीवी संबंध होता है, जिसमें कवक भूमि से खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण करके पौधों की सहायता करता है, बदले में पौधे से भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एल्ब्यूगो होता है, एल्ब्यूगो क्या है? ऑब्लिगेट अंतराकोशीय रोगजनक, अंतःकोशीय परजीवी, अंतराकोशीय मृतोपजीवी और फैकल्टेटिव अंतराकोशीय परजीवी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्लिगेट अंतराकोशीय परजीवी। ठीक है? इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। एल्ब्यूगो ओमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। यह बहुत से उच्च पौधों का एक ऑब्लिगेट अंतराकोशीय परजीवी, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होता है और उसमें रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है। राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का जो राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। यह एक मृतोपजीवी कवक है जो मृत पदार्थों पर उगता है। इसका सामान्य नाम ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड है।
जैसे कि रोटी को अगर हम कुछ दिन के लिए मतलब हल्की सी नम रोटी है और नम रोटी को कुछ दिन बाद देखते हैं तो उस पे काले रंग की जो फफूंद लगी होती है वो ये राइजोपस होता है। इसी कारण इसे ब्लैक मोल्ड कहते हैं क्योंकि काले रंग की हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूट्रोमाइसिटीज अभाव होता है कवक तंतुओं का, बीजाणुओं का, अलैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक जनन का। ड्यूट्रोमाइसिटीज के जो कवक हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज के कवकों में क्या होता है कि लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन का अभाव होता है, अतः इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है एक वायरस द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा और निमेटोड द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कवक द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला रसायन होता है जो कवकों जैसे एस्परजिलस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह कैंसर कारक होता है। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो कैसा होता है, कैंसर कारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फंगल कोशिकाओं में को अभिरंजित किया जाता है आयोडीन द्वारा, कार्टन ब्लू द्वारा, लैक्टोफेनाल द्वारा और सैफ्रेनिन द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉटन ब्लू द्वारा जो होते हैं कवक उनको अभिरंजित किया जाता है। यहाँ पे फंगल कोशिकाओं को कार्टन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जाता है। यह सभी कवकों में हाइफी को गाढ़ा नीला कर देता है। लैक्टोफेनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में रखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में जो सही मेल खाता है वह है। वो थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये पूरी तरह से शुद्ध हिंदी में लिखा गया है और यहाँ पर हमें दिक्कत होगी तो इंग्लिश वर्जन हम इसका देख लेते हैं। एक सेकेंड। इंग्लिश वर्जन जो इसका है इसमें दिया गया है, पाइथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज, फ्यूजेरियम बाइल डिजीज, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज, अस्टिलेगो बर्न डिजीज। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो अस्टिलेगो जो होता है ये बर्न डिजीज नहीं उत्पन्न करता है, बाकी सारे जो हैं वो मैच कर रहे हैं। अस्टिलेगो जो होता है वो स्मट डिजीज उत्पन्न करता है, बर्न डिजीज नहीं करता है। यहाँ पर जो दिया गया है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अस्टिलेगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है। बंट रोग सिलेटिया टिट्रिकी नामक कवक से होता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है। कपास का कोड़ी पर्ण, कपास म्लानी, कपास में पर्ण चित्ती, गन्ने का लाल रंग, लाल गलन, जैंथोमोनास मालवासिएरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, अल्टरनेरिया लाइनाई, कोलेटोट्राइक कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें हम देखेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन सा करेक्ट है कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो कौन सा इसमें युग्म सुमेलित है, तो यहाँ पर पहला वाला कपास का कोड़ी पर्ण चित्ती जैंथोमोनास मालवासिएरम से होता है। कपास म्लानी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से ही होता है। कपास की पर्ण चित्ती अल्टरनेरिया लाइनाई से नहीं होता है। गन्ने का लाल गलन कोलेटोट्राइकम फैकल्टेटम से ही होता है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। हाँ, कपास का कोड़ी पर्ण चित्ती जैंथोमोनास मालवासिएरम से होता है।
कपास म्लानी फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरम से होता है। कपास की पड़ चित्ती अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा से होता है। यहाँ पे अल्टरनेरिया लाइनाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्रोस्पोरा से होता है। गन्ने का लाल गलन पोलेटोट्राइकम फाइकल्टेटम से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? वह है एक टाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोगोनियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेसिडियोकार्प। मशरूम का वैज्ञानिक नाम एग्रिकस है। यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। इसमें बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग संरचना होती है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती है। इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। मशरूम आप देखे होंगे ऐसी स्पोर का निर्माण होता है और इसके जस्ट नीचे ही रचना ऐसी होती है। और ये ऐसा संरचना इसका होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में कौन सा अ, एक कवक उपयोगी होता है? तो पादप रोग किससे नियंत्रित किए जाते हैं? तो अगला इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थेरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडे, म्यूकर म्यूसिडो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाली पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए होता है, क्योंकि यह एलोकेमिकल्स स्रावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया, निम्नलिखित में कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है? एमेरसेला, पेजाइजा, एस्कोबोलस, मार्केला। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एमरसेला। एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था होती है। एक्सप्लेनेशन है, एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम एमेरिसेला है। यह कवक एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, निम्न में कौन सा जलीय कवक है? सैप्रोलैग्निया, राइजोपस, पेनिसिलियम, मार्केला। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें सैप्रोलैग्निया जो होता है एक जलीय कवक है। सैप्रोलैग्निया नामक कवक की अधिकांश जातियां जलीय एवं मृतोपजीवी हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां मछलियों के गिल्स में वास करती हैं और उन्हें गिल रॉट रोग हो जाता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? ब्लैकेस्ली, पैरो, सरकाडो, हाफमैन। तो क्लैंप कनेक्शन जो होता है वो हाफमैन के द्वारा देखा गया है। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मा गैमी के पश्चात कैरियोगैमी काफी समय बाद होती है। इस अवस्था में इस अवस्था को डाई कैरियोफेजेज कहते हैं। मतलब जैसे होता है कि ये एक कोशिका हो गई, ये दूसरी है डाई की। तो यहाँ पर जैसे कि अगर इन दोनों में किसी ट्यूब के द्वारा इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे में अगर फ्यूज हो जाता है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म तो ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं हो पाता है। न्यूक्लियस फ्यूजन जब नहीं हो पाता है तो ये डाइकैरियो डाइकैरियोटिक दिखाई देते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि पाई जाती है जिसे क्लम्प कनेक्शन कहते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियोन्स का वितरण करने में सहायक होते हैं। इसे सर्वप्रथम हाफमैन ने देखा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है? ट्यूट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर ही हमने देखा है क्लैंप कनेक्शन को।
आगे देखते हैं, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है राइबोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन है, कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसमें राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांग पाए जाते हैं, परंतु गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर डिक्टियोसोम नामक रचना होती है। निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन, क्यूटिन। तो यहाँ पर जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सभी कवक की कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा कुछ अन्य पदार्थों से बनी होती है। पौधों की द्वितीय कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त सुबेरिन, लिग्निन तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवक के स्क्लेरोशियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, क्लेविसेप्स, स्क्लेरोसियम, स्टीरोसिनिया, राइजोक्टोनिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइजोक्टोनिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया गया है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में कई प्रकार के फलनकाय बनते हैं, क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम इत्यादि। एपोथीसियम का निर्माण राइजोक्टोनिया में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कप के समान आकृति वाली रचना को कहते हैं क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, स्यूडोथीसियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एपोथीसियम। जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहेंगे, एपोथीसियम कहेंगे। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम में, इन सभी में। तो कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो पेनिसिलिन में होता है, पेनिसिलियम में होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन अति अगतिशील बीजाणुओं द्वारा होता है जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। इनका निर्माण विशेष लंबी उदग्र एवं पटयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर तलाभिसारी क्रम में होता है। ये शाखाएं कोनिडियम कोनिडियमधर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो हम देखेंगे लैंगिक जनन कहाँ पर अनुपस्थित होता है। एक से एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में, ड्यूट्रोमाइसिटीज में, सभी कवकों में अभी हमने ऊपर देखा था लैंगिक जनन जो होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज के कवकों में अनुपस्थित होता है, जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर लगभग सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को फंजाई इम्परफेक्टाई, अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। इन कवकों में युग्मनज, एस्कस अथवा बेसिडियम का अभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया था लीवनहुक द्वारा, पैक्समैन द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पैक्समैन ने तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक द्वारा पृथक किया था। पाक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक पृथक किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है, जीवाणु, शैवाल, कवक, सैक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कवक के द्वारा। यहाँ पर हमको पेनिसिलिन प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अरे एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें अड़चन हो रही है, लेकिन सही करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। हाँ, हो रहा है। 2 मिनट। हाँ, इसमें जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि मटर में डाउनी मिल्ड्यू रोग के पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। फली पर, फूल पर, पत्र तथा निपत्र दोनों सतहों पर, पत्र तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, पत्र तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। हम्म, मटर में मटर के पौधे में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग पर्नोस्पोरा पीसी नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चकत्ते दिखाई देते हैं, निचली सतह पर ग्रेसी बैगनी रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन जो दिया गया है, मेलाथियोन, फ्यूराडॉन, डीडीटी, बोर्डेक्स मिश्रण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में किया जाता है। पौधों में कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। यह कॉपर सल्फेट, चूना तथा जल का मिश्रण होता है। यह श्वेत रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू आदि कवक जनित रोगों में सरकारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें, नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? एमानिटा मस्कारिया, स्क्लेरोडर्मा इटिडम, मार्केला स्क्यूलेंटा, सिम्बलम, फ्रेगमोएडिस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा मार्केला। इसे हम कुच्छी फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया, मार्केला एस्कुलेंटा स्कोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। ये स्पोर्कार खाने योग्य होते हैं। एमानिटा मस्केरिया एक जहरीला कवक है। मशरूम की तरह ही होता है, लेकिन जहरीला मशरूम है, जो कि एक टोड स्टूल है। अन्य खाने योग्य मशरूम एस्कैरिस व अर्मिलेरिया वंश के होते हैं। आज का ये सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।